हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटीग्रेटेड जीएस। आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा आपका गॉस लॉ के ऊपर। प्रीवियस वीडियो पे मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। वहाँ पे हम लोगों को ये मिला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सियल लाइन क्या होगा, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, राइट। फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रख दिया तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो पे, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ के बारे में जानने वाला है, ठीक है ना। सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। गॉस लॉ को अच्छे से नहीं जानने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक के बारे में क्लियर होना होगा अच्छे से। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई एक चार्ज को रखा प्लस क्यू। अब अगर ये प्लस क्यू है तो इसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड इमिट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर यहाँ पे माइनस क्यू रहा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने माना प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा एक स्मॉल एरिया माना। इस एरिया को मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ds। ये जो छोटा सा एरिया जो माना ना, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर मान लिया ds। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट होके जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा इसका डायरेक्शन तो होगा इस तरफ। और हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि किसी भी सरफेस का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्मॉल सा एरिया माना, इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली इमिट होके जा रहा है और ये सरफेस का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रहा है। मतलब ये जो ds होगा, राइट, ds और e वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, पासिंग थ्रू सम सर्टेन एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स पास होके जा रहा है उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया से पास होके जा रहा है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर 20 लाइन्स ऑफ फोर्स पास होके जा रहा होता तो इट शुड बी 20, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हो गया ई डॉट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल एरिया माना, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑल्सो बी स्मॉल, ठीक है। सो डी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अगर मैंने यहाँ पे एस माना होता ई डॉट एस देन इट शुड बी फाई। सो डी फाई का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। फाई इज स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स को निकालना है आई नीड टू डू इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये सिंपल पे मैंने यहाँ पर एक गोल डाल दिया। इसका मतलब ये होता है अगर मैंने किसी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट किया देन आई नीड टू यूज द सिंबल इन दिस वे। सो इस तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया क्यों, जस्ट टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो इस तरह भी मुझे इंटीग्रेशन डालना होगा। देन आई विल बी गेटिंग व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू होगा आपका फाई। सो फाई इक्वल टू मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो प्लीज आप लोग माइंड पे रख देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, फ्लक्स का मतलब तो आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सर्टेन एरिया व्हिच इज डिनोटेड बाय फाई, और ये रहा आपका फाई का एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये गॉस लॉ में इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, गॉस लॉ में क्या बोला गया, गॉस लॉ में बोला गया इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज enclosed by a surface
इज इक्वल टू 1 by epsilon नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, सो मैं वही डायग्राम को लेना चाहूंगा। ये रहा आपका कोई एक एनक्लोज सरफेस, यहां मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। अब ये जो सरफेस एनक्लोज्ड हो रहा है ना, इट मीन्स प्लस क्यू चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो ये सरफेस का नाम बन जाएगा गॉसियन सरफेस। क्या बन जाएगा इस सरफेस का नाम? गॉसियन सरफेस। ठीक है, द नेम ऑफ द सरफेस विल बी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो स्टेटमेंट में क्या बोला गया? गॉस लॉ का स्टेटमेंट में ये बोला गया, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ड्यू टू ए चार्ज, कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज, एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, ये एनक्लोज्ड हो रहा है ना सरफेस की वजह से, इज इक्वल टू, ये फाई जो है इज इक्वल टू क्या बोला? 1 by epsilon नॉट टाइम्स, 1 by epsilon नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? क्यू होगा। ठीक है, सो फाई का वैल्यू बन गया क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। ये आपको मिला गॉस लॉ से। ठीक है, अब ये जो फाई था, इस फाई का डेफिनेशन से हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिला था अभी अभी। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी गॉट एन एक्सप्रेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही तो मिला था अभी अभी। अब ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ का जो एक्सप्रेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड में फाई है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड में फाई है, सो इस फाई के जगह मैं रिप्लेस कर पाऊंगा ये एक्सप्रेशन से। ठीक है, सो अगर इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया और अगर इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट आई कैन राइट? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ये है आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। बराबर है, इजी है बहुत। ठीक है, सो ये थेरा आपका गॉस लॉ। क्लियर? ओके, सो ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ के बाद अब ये जो गॉस लॉ में क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट बोला गया, राइट? अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग अभी प्रूफ करके दिखाना होगा विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। इजी है बहुत, विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। ध्यान दीजिएगा, अब डायग्राम तो वही मानना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर पे मैंने रख दिया कोई भी एक चार्ज प्लस क्यू। यहां मैंने एक स्मॉल सा एरिया माना, से एग्जांपल द एरिया भी ds। ये जो एरिया है, इस एरिया पे मैंने मान लिया पॉइंट P, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये जो प्लस क्यू है ना, ऑलराइट, इट विल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसमें से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा बाहर। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को मैंने माना ई वेक्टर। अब अभी अभी जो हम लोगों को मिला था, अगर ये जो पर्टिकुलर एरिया मैंने माना ना, ये एरिया स्फीयर के ऊपर ही है, मतलब जो स्फीयर है ना उसका एक सर्टेन सा स्मॉल सा एरिया मान लिया मैंने ds। ठीक है, अब अगर मैंने एक सर्टेन एरिया मान लिया, उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा, तो ds का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा। ऑलराइट, बहुत इजी है। तो हम लोगों को यहां पर ये मिलेगा, ये जो E है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, E का वैल्यू, E का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हो रहा है। ठीक है, तो कूलम लॉ से हम लोगों को मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर मान लीजिए, क्यू बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। अगर मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो आर स्क्वेयर और यहाँ पर एक आर कैप डाल दीजिए। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर आर कैप। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये थेरा मेरा E का वैल्यू। ठीक है ना, अब इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज प्लस क्यू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फॉर स्मॉल एरिया उसको मैंने माना डी फाई का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा E डॉट डी एस वैक्टर, राइट? तो E डॉट डी एस वैक्टर का वैल्यू क्या होगा? अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो E डी एस कॉस ऑफ क्या होगा? थीटा होगा, वेयर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन E एंड डी एस, और E एंड डी एस जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो आई विल बी गेटिंग cos 0। E और ds दे आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? सो cos थीटा के जगह मुझे लिखना होगा cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सो मुझे मिला यहाँ पर E ds, ये किसका वैल्यू है? d फाई का वैल्यू है। सो फाइनली मुझे मिलेगा d फाई इज इक्वल टू E का जगह पे ये डाल दीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये वाला हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। सो मैग्नीट्यूड फॉर्म में
क्या लिखना होगा मुझे, 1/4πε0 Q/r² ds, राइट। ई का जगह मैंने रिप्लेस कर दिया इसको इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो ये रहा मेरा d5 का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सो ये तो हो गया स्मॉल फ्लक्स। अगर मुझे टोटल फ्लक्स को निकालना है, मुझे करना होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डाल दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ d5 क्या बन जाएगा आपका 5। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर जो मेरा इंटीग्रेटिंग टर्म है वो हो गया s सरफेस, तो ये जो रिमेनिंग टर्म है ये इस तरफ आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये। सो ये सब बाहर आ जाएगा Q/r², और अंडर मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ds वॉज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। ds तो ये स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट था ना। अगर मैंने ds को इंटीग्रेट किया देन आई विल बी गेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, बिकॉज ds वॉज द स्मॉल पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर के स्मॉल पार्ट था ds, इंटीग्रेशन किया, इसका मतलब मुझे पूरा एंटायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मिलेगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। ये 4π कैंसल आउट, r² कैंसल आउट, ठीक है। बचेगा मेरे पास यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, Q/ε0, और यही तो था आपका गॉस लॉ, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड। सो गॉस लॉ यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ, जस्ट बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये सब। सो अभी हम लोगों को यहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशंस के बारे में जानना होगा, ठीक है। गॉस लॉ जो है इसका हमारे पास 3 एप्लीकेशंस है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय NCERT, ठीक है। हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, और थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो ये रहा आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1 पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, किसके वजह से, लॉन्ग वायर की वजह से। दूसरा एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। तीसरा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस, इसमें पहला एप्लीकेशन हो गया वही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। चलिए एक वायर मान लेता है, कंसिडर इट बी अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब ये जो वायर है ये चार्ज तो वायर होना होगा, क्योंकि चार्ज तो वायर होगा तब ने जाके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाएगा हम लोग, ठीक है। सो मान लो ये वाला हो गया चार्ज तो वायर। अब ध्यान दीजिए, ये थेरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, अगर गॉस लॉ का अप्लाई करना है मुझे, ठीक है, तो गॉस लॉ का जो प्रोसीजर है ना वो फॉलो करके चलना होगा हम लोगों को। गॉस लॉ पे हम लोगों को क्या मिला था, एक गॉसियन सरफेस मिला था, राइट। तो ये जो कंडक्टर हमारे पास है इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहां पर अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है तो मुझे यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लेना होगा। समझ में आ रहा है सबको, गॉसियन सरफेस यहां पर मान लेना होगा। अब आप लोग यहां पर एनालाइज कीजिए कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस एप्लीकेबल होगा। 100% सिलेंडर, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, सिलेंडर को माना, ठीक है। ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रेट लॉन्ग वायर जो है ना, इसको मैंने सिलेंडर के अंदर एनक्लोज करके रख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वायर है, ठीक है, ये हो गया चार्ज वायर और ये बहुत थीन वायर है। सो चार्ज जो है वो वायर पे है, ठीक है। चार्ज आर रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वायर।
सरफेस ऑफ द वायर पे रहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये वाला वायर है, चार्ज जो है इसका सरफेस में रेसाइड कर रहा है, ठीक है। चार्ज अगर सरफेस में रेसाइड हो रहा है तो ये चार्ज सबसे निकला हुआ जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा इन दिस वे। ये ऊपर की तरफ नहीं आने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर ये वायर है ना, ध्यान से देखिए, अगर ये वायर है ना तो लाइन्स ऑफ फोर्स ना ही ऊपर जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ना ही ऊपर आएगा, रेदर लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इस ये डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और मैंने आसपास क्या माना, एक सिलेंडर माना ऐसा करके, तो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह रेडियली आउटवर्ड हो रहा है तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स सिलेंडर का कौन सा पार्ट से आर पार होके जाएगा, ऑब्वियसली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से। ध्यान दीजिएगा, हाँ, दो सरफेस एरिया होते हैं सिलेंडर का, एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, दूसरा हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि ये जो अपर पार्ट है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स आर पार होके नहीं जाने वाला। सो अपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग अभी एलिमिनेट करने वाला है। वी नीड टू कंसिडर ओनली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। व्हाई? क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व सरफेस एरिया से ही आर पार होके जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल सा एरिया माना, उस स्मॉल सा एरिया पे मैंने एक पॉइंट माना P, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारा लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा होगा, मैंने कोई एक लाइन्स ऑफ फोर्स को माना E, राइट, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये जो हमारा वायर है ना, इसका लेंथ को आप लोग मान लो स्मॉल l, लेट l बी द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस सिलेंडर का हाइट भी क्या होगा, l ही होगा, बिकॉज वी आर एनक्लोजिंग द वायर इनसाइड द सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट और ये वायर का लेंथ तो सेम ही होना होगा, राइट, ठीक है। तो ये जो वायर है इससे निकला हुआ फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई जनरली क्या था हमारे पास, फाई वॉज इक्वल टू E डॉट एस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया था, ठीक है। फाई वॉज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। तो ये वायर का फ्लक्स क्या होना चाहिए, फाई मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होना होगा। कौन सा एरिया मुझे मानना होगा यहाँ पर, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मानना होगा। सो मुझे लिखना होगा यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब क्यों हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को माना, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने क्या माना यहाँ पर E, हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने माना E इनटू व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई RL होता है, ठीक है। 2 पाई RH होता है, H का मतलब हाइट, यहाँ पे हाइट क्या हो रहा है भाई, L हो रहा है। सो 2 पाई RL, ये रहा आपका फाई का वैल्यू। ये जो फाई का वैल्यू है, ये जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हो गया ड्यू टू वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हो रहा है ना, ठीक है। सो मुझे लिखना होगा फ्रॉम गॉस लॉ फाई का वैल्यू क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, Q, अब ये तो था आपका स्ट्रेट कंडक्टर। जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसमें हम लोगों को मिलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या मिलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने आप लोगों को समझाया था फर्स्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 ऐसा कुछ था, यू कैन प्रोसीड टू दैट लेक्चर, ठीक है। जब भी चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहां मुझे मिलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपका Q बाई L। तो अगर लैम्डा Q बाई L है तो Q का वैल्यू हम क्या लिख पाएगा, लैम्डा L, ठीक है। इफ लैम्डा इज Q बाई L देन Q मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा L। तो ये जो गॉस लॉ पे मुझे मिला है ना, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह आप लोग बस डाल दीजिए लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज इक्वल टू लैम्डा L। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फाई, इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है देन राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होना होगा, राइट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख पाऊंगा, E इंटू 2 पाई RL मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट,
लेमदा एल बाई इप्सिलॉन नॉट। इसमें एल और एल को काट दीजिए, सो मुझे मिलेगा ई इज इक्वल टू 2 पाई आर को इस तरफ लाइए तो आई कैन राइट 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमदा बाई आर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे मिला 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमदा बाई आर। अब ये ठहरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। बहुत ही ईजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ये बन गया आपका E इज इक्वल टू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमदा बाई आर। ठीक है, सो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके बाद जो हमारा 2 एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैं गॉस लॉ का नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों को तो समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो टिल देन बाय बाय एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।